नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। रीट 2022 उसके अंदर जो L1 में जो मैथ आई थी उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, यानी हल करेंगे अपने इसको और एक एक चीज़ समझते हुए। तो देखो, सबसे पहले क्या प्रश्न आया था अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो पहले चीज़ तो इसमें कि 420 इनका मल्टीप्लाई आना चाहिए था और अभाज्य गुणनखंड होना था, है ना। अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है कि जिसके आगे टुकड़े और ना हो उसके। जैसे मान लो कि मेरे पास संख्या 2 है, अब इस 2 को मैं या तो 1 से भाग दे सकता हूँ या 2 से ही दे सकता हूँ। ऐसे मान लो 3 है तो 3 को मैं 1 से दे सकता हूँ या फिर 3 से। अब मान लो कि मेरे पास संख्या आई 4, अब 4 को मैं 1 से ही भाग दे सकता हूँ, 2 से भी और 4 से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अभाज्य नहीं है, इसके मैं और टुकड़े कर सकता हूँ। इस 4 को मैं अगर 2 × 2 लिखूंगा ना, 2 × 2, तब भी ये सही है, तब ये क्या है, अभाज्य है। अदरवाइज ये भाज्य है। आपसे इस प्रश्न में ये पूछा गया कि एक तो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और दूसरा उनका टोटल जो है गुणा करने पर 420 आए। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड, ये जो पहला ऑप्शन है 2 × 2 × 7 × 15, यहाँ 15 है तो 15 के टुकड़े और हो सकते थे, फैक्टर क्या, 5 × 3। तो यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे के अंदर क्या है, 21। अब 21 के देखो 7 × 3, 7 × 3 लिखते कितना हो गया, ये 21, यानी ये भी अभाज्य नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर देखो, ये बीच में यहाँ पे 6, अब 6 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 × 3, ये भी अभाज्य नहीं है। और इसमें फिर रह के आंसर का ऑप्शन क्या, 4 नंबर। और इसमें देख लो, कोई भी 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, 3 के भी नहीं हो सकते, 5 के नहीं हो सकते और 7 के नहीं हो सकते। ये आपका राइट आंसर था। उसके बाद में था किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है या महत्तम समावर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी होगी। अब इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, वो भी बहुत काम आएगी आपके, कि कोई भी दो संख्या हो, जैसे मान लो a और दूसरी संख्या b, इन दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा किसके बराबर होगा, इन दो संख्याओं के HCF यानी महत्तम समावर्तक और LCM के गुणा के बराबर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इस पे प्रश्न बहुत बार आते हैं। अब देखो, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM कितना है, 60। अब मैं LCM की जगह कितना लिख देता हूँ, 60 गुणा में HCF महत्तम समावर्तक कितना है, 5, मैंने लिखा 5, यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 300, और दोनों संख्याओं को आपको बताना है। अब बात आती है ऑप्शन की। अब देखो, ऑप्शन पहले ऑप्शन में था 20 × 30। अब देखो, 2 0 उतार लिए अपने और 2 3 कितने हुए, 6, यानी ये तो 600 हो गए, अपने को इतने चाहिए थे 300, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ऐसे देखो, इसमें 10 और 30 है, ये 0 0, ये 300 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 15 × 20, 15 दूनी 30 और 0 लगाओगे 300, ये भी हो सकता है। और ये देखो 15 × 40, तो 15 × 40 करोगे तो 15 चौके 60, 0 लगाओगे 600, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें देखो, फिर LCM कितना दे रखा है इसका, 60। अब LCM 60 का मतलब ये है कि ये दोनों संख्या 60 से ही विभाजित होनी चाहिए, उससे छोटी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसे यहाँ पे ये दोनों संख्याएं जो है 15 और 20 60 से ही विभाजित हो, उससे छोटी संख्या यानी 60 से छोटी संख्या से विभाजित ना हो। तो आप देखोगे कि 30 और 10 जो है ये दोनों 30 से विभाजित हैं। ये 10 को 3 से करोगे तो 30 आएगा और 30 को 1 से करोगे तो भी 30 आएगा, यानी इनका LCM कितना है, LCM इनका 30, और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 60। तो अपना राइट आंसर आएगा C, 15 × 20 वाला। आप LCM ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे कि अपने करते थे छोटी क्लासों में, 10 और 30, इनका LCM निकालना है। पहले 2 के पाड़े से 2 × 5 = 10 और 15 दूनी 30, फिर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से, यहाँ पे आएगा 5, 5 × 15, फिर ये जाएगा 5 पे, तो अपना आएगा 1 1। अब देखो 5 × 15, 15 दूनी 30, इनका LCM कितना आया, 30, अपने को कितना चाहिए था, 60, तो 60 किस में है, ऑप्शन नंबर C में। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 93 क्या था, यदि एक अनुपात 5:7 का परपद यानी कॉन्सिक्वेंट
35 है, तो इसका एंटीसीडेंट पूछा था, पूर्व पद क्या होगा। तो देखो ध्यान से कि 7 है, जब 7 की वैल्यू कितनी दे रहा है ये 35, यानी 5 और 7, इस 7 को 35 कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको 5 से गुणा। तो अपने में क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा, 5 से गुणा करने में कितना आएगा, 5 5 25, यानी 5 × 5 करोगे तो 25 आएगा। यही अपना राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 93 का। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94 में क्या था, 94 में था कि चार आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसे लिख लिया करो कि देखो मैन गुणा में डे बराबर काम कितना है, इसको लिख लिया हमने वर्क। फिर दूसरी बारी क्या कह रहा है, मैन 1 × डे 1, तो यहाँ भी कितना आएगा, वर्क 1। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले थे 4 आदमी, तो 4 थे, 20 दिन में कर रहे थे, 20 दिन लगा दिया, बराबर में काम क्या था, एक काम था, ये रहा एक काम। अब क्या हुआ कि ये सेम ही काम करना है दूसरे आदमी को, उसी काम को, तो यहाँ भी काम कितना रहेगा, एक का एक ही। अब बात आती है 10 आदमी, यानी यहाँ पे कितने थे, 4 थे, तो यहाँ कितने आएंगे 10, और यहाँ कितना रह गया, x मान लिया आप लोगों ने। तो देखो जैसे इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने बजाएगा, 4 दूनी 8, 8 बटा x बराबर 1 है, तो x को आप इधर ले जा सकते हो, तो ये आएगा x बराबर 8, यानी कितने दिन लगेंगे उसको, 8 दिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था 95 नंबर, 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, उसका क्रय मूल्य क्या था। अब देखो कि मान लो कि क्रय मूल्य अपना माना 100 रुपये, 100% में क्रय मूल्य 100 रुपये। अब कोई वस्तु अपने 100 में लेके आए, अब ये कह रहा है कि डीलर को हानि हुई 6% की। अब मैं लिख रहा हूँ हानि, अगर उसको 100 के पीछे 6 रुपये की हानि हुई, तो उसने बेचा कितने में, वो 94 रुपये में या 94% में। ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि वस्तु को 329 रुपये में बेचा तो उसको हानि हुई, यानी ये फिर 329 क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी 94% की वैल्यू क्या है, 329। आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100%, तो आपको ये बताना है कि 100 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 94% बराबर कितना है, 329। आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, 329 बटा में 94 गुणा में 100। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पे अपना पूरा आएगा 350, ये पूरा जाएगा 3.5 पे। ये आप लोग गुणा भाग करके देखना, 3.5 पे जाएगा, ये आएगा 350 रुपये। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर था 96, 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से 2 का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी। अब इसके करने के भी 2-3 तरीके थे, आप डायरेक्ट कर लेते हैं कि 3 गुणा में 40 कितना आया, 120, और 2 का दे रहा है कितना, 38, तो 38 गुणा 2 करोगे तो 76 आएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे संख्या रहेगी 1, और यहाँ पे कितने रहेंगे, देखो 20, 10 रहेंगे, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 7 गया 4, कितना आएगा 44। या इसका करने का ये भी तरीका था कि मान लो 3 संख्याएं हैं, उनका औसत 40 है, यानी हर किसी के पास 40 है, यानी इसके पास 40, इसके पास 40 है, उनमें से 2 के पास ये कह रहा है 38 ही है, इसके पास भी 38, इसके पास भी 38, तो इसके पास कितना होगा। अब देखो ध्यान से, इनके पास 40 होना चाहिए था, 38 ही है, इसके पास 40 होना था, 38 ही है, 2 इसके पास कम है और 2 इसके पास कम है, तो ये जो होगा ये कम से कम 40 तो लेके ही आएगा ताकि इसका औसत बना रहे। प्लस में ये 2 इसके और 2 इसके, 4 मिला के इसके लेके आएगा, कुल मिला के इसके पास है 44, यानी तीसरी संख्या क्या है, 44। नेक्स्ट अपना प्रश्न था कि 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब या तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते थे, या फिर आप और तरीका, देखो फॉर्मूला तो क्या होता है, साधारण ब्याज का
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटा में 100। तो इसमें आप मूलधन रख देते कितना, 3000 रुपये, दर थी 11%, समय था 2 वर्ष और इसको 100 से डिवाइड कर देते। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 दूनी 22, 22 दिया 66 और 1 जीरो लगाई 660। ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज आ गया। आपसे पूछ रहा है कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो मतलब 3000 तो आपने उधार लिए थे या उधार दिए थे, मूलधन था, प्लस में 660 रुपये उसके हो गए ब्याज, तो आपका होगा 3660 रुपये। अगर आपको इस तरीके से नहीं है तो आप एक तरीका और कर सकते थे, क्या कि देखो 3000 रुपये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अगर मैं इसके 1 जीरो उड़ाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा 10% बराबर 300। अगर बात करते हैं 1% की तो आएगा 30, और अगर बात करते हैं 11% की तो आएगा 330। तो अपने ये कह सकते हैं कि पहले वर्ष इसको ब्याज मिलेगा 330 रुपये का, दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा 330 रुपये का, कुल मिला के कितने का ब्याज मिलेगा, 660 का। और जब भी ये धनराशि प्राप्त होनी है 2 वर्ष के बाद में, तब 3000 रुपये तो प्राप्त होनी है क्योंकि उधार दिए थे, प्लस में 660 रुपये इसके ब्याज के हैं, तो कितने प्राप्त हो गए, 3660। ये वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 98, 2100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब इसमें आप भी वही कर सकते थे कि पहले आप 3 वर्ष का निकाल लेते, फिर 2 वर्ष का निकालते और दोनों को माइनस कर लेते। इसका एक तरीका और भी था, देखो ध्यान से, कि पहली स्कीम है अगर 8% के हिसाब से अपने 2 वर्ष का लगाएं तो पहले वर्ष 8 और दूसरे वर्ष भी 8, और दूसरी स्कीम में कह रहा है 3 वर्ष के साधारण ब्याज में, तो पहले वर्ष 8, दूसरे वर्ष 8 और तीसरे वर्ष भी 8। अभी कह रहा है अंतर बताओ इनका, तो अंतर देखो ध्यान से, ये 8% तो ये तो बराबर, ये दोनों मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, अंतर क्या होगा, खाली 8% का। तो आपको 2100 का 8% निकालना था। देखो 2100 गुणा 8 बटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। ये आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको फॉर्मूले से करना था तो आप ऐसे कर लेते कि मूलधन 2100 गुणा में दर 8%, समय था 2 वर्ष बटा में 100, इसका निकाल लेते। फिर 2100 गुणा में 8 गुणा में 3 बटा में 100, इसका निकाल लेते और दोनों को आपस में माइनस कर देते तो भी 168 ही आता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99, एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो पहले तो अपना आएगा क्रय मूल्य, फिर आएगा लाभ और फिर आएगा विक्रय मूल्य, यानी बेचा कितने पे। अब इसने आपको क्या क्या बता रखा है, मान लो क्रय मूल्य मेरा था 100%, लाभ ये बता रहा है 12%, तो लाभ अपना आ गया 12%, तो विक्रय मूल्य मैंने कितने बेचा, 112 पे। अब ये कह रहा है खरीदने वाला मूल्य दे रहा है अपने को या तो 100% है या फिर 1800 रुपये है, और लाभ अपने पास 12% ही है, तो अपने 1800 का 12% निकाल लेंगे। 1800 इंटू 12 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 8 96, 9 12 एकम 12 और 9 21, यानी 216। 1800 पे कितना लाभ होगा, 216 का, 1800 और 200 की 2000 और 16 ऊपर यानी 2016 रुपये क्या है अपना विक्रय मूल्य। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में ही अपने नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जियोमेट्री से आया था, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है कि ए का मान बताओ। इसके लिए आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लो एक सिंगल लाइन है, इसके ऊपर ये जो पूरी लाइन का डिग्री बनेगा ना, ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। और अगर अपने इस तरीके से इसको बराबर भागों में बांट दे, यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री कोण बनता है, ये 90, ये 90, ये वाला 90 होगा और ये भी 90, यानी कुल कितना होता है ये सारा 360 डिग्री। ऐसे ही 180 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 180। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली ऐसे, इसके ऊपर इस साइड टोटल कितना डिग्री एंगल होना चाहिए था, 180 का। और ये देखो इसमें दो अपने को दे रखे हैं, 9 और 4 13, यानी 130 दे रखा है। टोटल होना चाहिए 180। 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 50, यानी ये वाला एंगल कितना है, 50। अब इसमें क्या है, शीर्ष एंगल लग जाएगा
तो या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हैं। देखो इसका, देखो ये 50 है तो ये भी 50 ही आएगा, ये कितना है, ये 50 है तो ये भी कितना आएगा, 50 ही। देखो ये 50 आ गया। फिर मान लो कि अपने ये वाली लाइन निकालते हैं, ऐसे ये वाली लाइन, तो इसका भी 180 आना चाहिए था तीनों का, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें से 5 और 4 9, 90 आ रखा है, तो ये कितना है फिर 90, ये 90 हो गया। फिर ऐसे देखो जब आप इस तरह निकालोगे इस लाइन का, सीधी लाइन का, तो ये सारा कितना आना चाहिए था 180। 180 में से 90 और 4 40, 130 आया हुआ है, तो ये कितना बचा 50। यानी ये शीर्ष अभिमुख है तो ये भी 50 ही आएगा। अब 50 बराबर क्या दे रखा है आपको 5a, और जब a की वैल्यू निकालोगे तो 50 और यहाँ पे ये 5 इसके गुणा में इधर आके बटा में, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 10। इसका राइट आएगा 10 डिग्री। उसके बाद में यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीलीटर होता तो x का मान बताओ। यूनिट कैसे चलती है, यूनिट ऐसे चलती है, देखो ये मीटर, मीटर से नीचे क्या होता है डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ये 1 होता है, ये 1/10वां होता है, ये 1/100वां होता है और ये 1/1000वां भाग होता है, ऐसे होता है। तो अब 1 वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर का मतलब 1 × 1 मीटर। अब इसको वर्ग मिलीमीटर में बनाना है तो 1 मीटर का मिलीमीटर कितना बनेगा 1/1000, यानी इसको अपने ये कह सकते हैं कि ये 1 की जगह कितना 1000 mm यानी मिलीमीटर। ऐसे ही इस 1 का भी कितना बनेगा, 1 का बनेगा 1000 mm मिलीमीटर। तो आपसे ऑप्शन पूछा गया था बताओ कौन सा है। जब इसको अपने गुणा करेंगे ना तो ये सारी जीरो जुड़ जाती हैं, तो 1 का 1 आएगा। अब 3 जीरो इसमें है और 3 जीरो इसमें है, तो अपना आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा ऑप्शन कौन से में है, देखो इसमें 4 जीरो नहीं आएगा, इसमें 3 जीरो नहीं आएगा, इसमें 2 और 3 5 जीरो नहीं आएगा, इसमें देखो 3 और 3 6 जीरो। ये अपना राइट आंसर है। उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर था 102। इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। अब देखो 15 वर्ग मीटर यानी 15 मीटर और ऊपर स्क्वायर, यानी अपने ये कह सकते हैं कि कोई भी दो भुजा है, अपने को बताने कितना मीटर है, ये मीटर है कुछ, ये मीटर है, इन दोनों को गुणा करने पे अपना कितना है 15 m²। मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। यानी किसी संख्या में मीटर होगा, यहाँ भी मीटर होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो ये जो संख्या होगी इसका तो आएगा गुणा करने पे 15, और मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब अपने देखते हैं ऑप्शन में, ये कह रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है। अब देखो उसको कोई वर्ग है ये वाला, इसकी भुजा 15 है तो ये भी कितनी होगी 15। अब जब आप 15 मीटर को 15 मीटर से गुणा करोगे ना तो ये आएगा 15 की स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर आएगा, और अपने को कितना लेके आना है 15 मीटर स्क्वायर होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद में एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। अब देखो कोई वर्ग है इस तरीके से, इसकी प्रत्येक भुजा 5 है, तो इसमें देखो कितना आएगा 5 मीटर गुणा में 5 मीटर, कितना आया 5 5 25 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे 3 वर्ग है तो इसको मैं 3 से और कर देता हूँ, ये मेरा आएगा 75 मीटर स्क्वायर, और अपने को कितना चाहिए था 15 मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में आते हैं 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है। अब ये कह रहे हैं इस तरीके से वर्ग है जिसकी भुजा 3 मीटर है और ऐसे 5 है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 3 मीटर गुणा में 3 मीटर, ये कितना हो गया 3 गुणा 3 9 m स्क्वायर, यानी 9m² हो गया। और ऐसे कितने हैं 5, इसको 5 से करेंगे तो 9 5 45 मीटर स्क्वायर हो गया। अपने को चाहिए था 15 मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब ये क्या कह रहा है 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो। अब ऐसे वर्ग है जिसकी भुजा 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका एरिया आएगा 1 × 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं 15, तो गुणा में 15, तो ये आएगा 15 मीटर स्क्वायर जो अपने को चाहिए था। तो इसका राइट आंसर आएगा डी 15 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 103,
एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, जैसे लंबाई ये दे दी, चौड़ाई ये दे दी, ऊंचाई ये दे दी, ठीक है। इसमें क्या है, इसका आयतन करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। अब यहाँ पे क्या होगा, लंबाई मान लो 3y है, चौड़ाई 2y है, ऊंचाई y है। अब देखो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। उसके बाद में y गुणा y गुणा में y 3 बार है तो y के ऊपर आएगा 3, यानी y की क्यूब, 6y क्यूब। ये वाला अपना राइट आंसर आएगा, 6y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, उसमें दिया होता समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज है, दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप बताएं। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा या सभी भुजाओं का योग, ये होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये वाली जो है ना, ये वाली इतनी और इसका इतने देर का, ये 90 डिग्री ही होगा। समचतुर्भुज के परिमाप समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और दूसरा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला समकोण ही है। अब जैसे ही ये समकोण है, ये वाला ऐसे, और इसकी ये भुजा आपको दे रखी है 12, ये दे रखी है 5, तो इसमें ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण। तो इसमें क्या लगेगा अपना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, ये वाली भुजा निकालेंगे तो ये वाली, ये कर्ण है इसका, तो आधार स्क्वायर, आधार कितना है इसका 5 की स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है 12 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25, 12 की स्क्वायर 144, कुल मिला के हो गए 5 और 4 9 और 14 और 2 16, 169। कर्ण स्क्वायर बराबर 169। तो अगर कर्ण निकालेंगे कितना आएगा 169 और उस पर रूट, तो ये स्क्वायर होती है कितने की 13 की। तो कर्ण कितना आ गया अपना 13, यानी ये भुजा कितनी है 13। अब ये समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं समान है। ये वाली भुजा 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी। और आपसे पूछा है परिमाप, यानी 4 गुणा भुजा, तो 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52। ये वाला अपना राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अपने आते हैं प्रश्न नंबर 115 पे। 10,20,305 का सही अंकिक रूप है 10,20,305। अब इसमें आपको यूनिट आनी चाहिए। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख तक देखो 2 2 4 2 3 2 2 4 और 3 7 डिजिट होनी चाहिए। अब 7 देखो किसमें है, इसमें 2 2 4 और 3 7 है। इसमें देखो 2 2 4 और 3 7 इसमें भी है। इसमें 2 3 5 और 3 8, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें देखो 3 और 2 5 और 3 8, ये वाला गलत है। अब आपके पास कितने लाख थे, 10 लाख थे। पहले में 10 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 12, ये गलत है, ये सही है 10,20,305। अगला क्वेश्चन था कि 2 5 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो 2 5 और 7 8, इससे अगर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो देखो सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 2। और सबसे छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 7 और फिर 8, ऐसे। इन दोनों का निकालना है अपने को अंतर। अब ये 2 है, 12 कर लेते हैं। 12 में से 8 गया 4, यहाँ रहा 4 को इधर से अंसिल लेके आए तो कितना आया 14 में से 7 गया 7, यहाँ रहा 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, 6174। ये जो आंसर है वो अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं होता है मतलब, अब देखो 2 है, 2 से तो ही जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, ये जाएगा, ये तो अपना उत्तर नहीं है।
3। अब देखो 3 का नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6, 1, 7, 4 इन तीनों का अगर टोटल करेंगे अपने 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो मतलब ये भी सही है। फिर आता है 9। अब देखो 9 था, जब 3 का जा रहा है 18 में तो 9 का भी जाएगा, 9 दूनी 18। बात आती है 5 की, उत्तर आएगा अपना 5। 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके अंत में या तो 0 हो या 5 हो, यानी जो 5 का पहाड़ा होता है उसमें देखो हर डिजिट है, जो इकाई अंक है अपना, उसके लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। इसका राइट आंसर आएगा सी। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? स्थानीय मान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 5 आना चाहिए, तभी इसका स्थानीय मान कितना होगा 500। आपसे पूछ रहा है नहीं है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें तो आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही है 117 का सी। उसके बाद में अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। 118 में कहता है निम्न में कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा या घटता हुआ, घटता क्रम। अब इसमें देखो 1/2 होता है, उसको जब आप डिवाइड करोगे ऊपर 1 के ऊपर 0 लगाओगे तो आएगा 0.5 यानी आधा। 2/5 है तो 2 के ऊपर 0 लगा दो तो क्या आएगा 20, 20/5 यानी 5 चौके 20 यानी लगभग 4 आया। 3 के ऊपर 0 लगा दोगे तो 7 चौके 28 यानी 0.7 आ गया। अब देखो इसमें 5 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आ गया, ये तो घटता नहीं है, गलत हो गया। ऐसे ही 3/4 का आएगा 0.75, 2/3 का आएगा 0.66, 1/2 का आएगा 0.5 और 2/5 का आएगा 0.4। ये देखो ये घटता हुआ क्रम है, ये वाला अपना राइट आंसर आएगा। और देख लेते हैं 3/4 होता है अपना 0.75, 1/2 होता है 0.50, 2/3 होता है 0.66, ये देखो 75, 50, 66 आ गया, ये गलत हो गया। 3/4 होता है अपना 75, 2/5 अपना हो गया 40, 2/3 हो गया 66 और 1/2 हो गया 50, ये देखो 75 के बाद 40 आया फिर 66 आ गया, ये भी गलत। इसका आएगा बी। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं 1 के बाद में थी 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में 17, 19, 19 के बाद में 23, 29, ये कितनी होगी 2, 4, 6, 8, 9 और 1 10, इसका आएगा 10। अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है वीडियो, वो आप जरूर देखें, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? यानी इन सब में सबसे मान बड़ा किसका आएगा? 7/3 जो है इसका मान आएगा, देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया 30 यानी 3 तिया 9 लगभग 2.3। ऐसे ही 25/7, 25/7 का मतलब 7 या 21, 4 रहा 40, 7 5 35 इतना आया। 35/9, 9 चौके 36 यानी 9 तिया 27, पीछे बचे 8 80, 9 8 72, इस तरीके 3.8 आया। 19 को किया तो कितने भी गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये देखो वैसे ही 9 आ गया, सबसे बड़ा यही है, ये अपना राइट आंसर आएगा। दोस्तों ये थे जो रीट के अंदर रीट एग्ज़ाम 2022 में जो प्रश्न आए थे लेवल 1 में मैथ के, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।